बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तमाम अहबाब को लाहौर पूछता है ईद स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ कहीं भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, उन तमाम अहबाब को मेरी पूरी टीम, हमारे टीवी चैनल और हमारे मेहमान की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। दरख्वास्त यही है कि गोश्त बाँटें, कुर्बानी करें, मोहब्बतें बाँटें, जिनके साथ कोई गिले शिकवे हैं वो दूर करें, उन्हें गले से लगाएं। चूँकि ईद का दिन है तो हमने सोचा कि लाहौर पूछता है कि एक ईद स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए और किसी ख़ास शख्सियत को बुलाना चाहिए जो आपके भी आज के इस ईद के दिन को ख़ास बनाएं। तो हमने दावत दे रखी है जवाद भाई को। जवाद भाई, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। जवाद भाई के हवाले से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जवाद भाई का शुमार पाकिस्तान की उन नामवर शख्सियात या उन स्टार्स में होता है कि जिनको बतौर एक चाइल्ड मैं भी फ़ैन के तौर पे देखता था। इवन के जो मेरे वालिदैन थे वो भी इनको एक स्टार के तौर पे देखते थे, सुनते थे। और जितने गाने इनके पाकिस्तान में मकबूल हुए, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त ये गा रहे थे उस वक्त किसी के भी इतने मकबूल नहीं थे, वो कोई भी गाना हो। और फिर वो जो आर्मी ओरिएंटेड जो सॉन्ग थे, इनके सॉन्ग सुन के मैंने बहुत से लोगों को रोते तक देखा। तो जवाद भाई ने बहरहाल जब अपनी पॉलिटिकल सफ़र का आगाज़ किया तो आपको पता है कि जो पॉलिटिकल नज़रियात होते हैं उसमें बहुत से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, बहुत से लोग आपसे इख्तलाफ करते हैं। तो जवाद भाई ने जब ये शुरू किया तो इन्हें बहुत से हालात का सामना भी करना पड़ा, बहुत से लोग इनके साथ जुड़े भी, बहुत से लोगों ने इनके साथ इख्तलाफ भी किया। और जब आर्टिस्ट सियासी हो जाता है तो फिर मैंने देखा है कि उसका या तो फिर वो अपना आर्ट लेके चल सकता है या फिर सियासत लेके चल सकता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहरहाल कि जब जवाद भाई ने ये अपना सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो इनका वो जो आर्ट वाला पहलू था वो कहीं पीछे रह गया। वो उस तरह से अब अपना आर्ट जो है आवाम के सामने नहीं रखते। क्या वजह, क्या मामलात हैं? और इमरान खान साहब पे जो है कोई मौका नहीं छोड़ते जो है लफ्ज़ी गोलाबारी का, वो क्या मामला है? आज हर तरह की बात करेंगे। आज ईद का दिन जो है जवाद भाई के साथ मनाएंगे। जवाद भाई, वेलकम टू द शो वंस अगेन। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया यार, ईद मुबारक तमाम नाजरीन को भी। जवाद भाई, मुझे सबसे पहले बताएं कि ईद का दिन कैसा गुजरता है। बड़ी ईद पाकिस्तान में तो एक त्यौहार है और इसको ना इवेंट के तौर पे मनाया जाता है और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईद ना बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। 8-10 दिन पहले जो है जानवर की ख़रीदारी, जो मोहल्ले में किसी के खड़े हैं उसके घर जाके देखना, फिर अपना लेके गली में फिरना, फिर ईद के दिन कुर्बानी। आपकी ये जो बड़ी ईद है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से मनाते हैं? अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये बड़ी जो है ना, ये बकर ईद जो है, बल्कि बचपन में कई बच्चे ये समझते हैं कि बकर ईद का मतलब बकरे से है। हालांकि दोनों में फ़र्क है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बकरा ईद भी कहते हैं इसको, ईद उल बकर भी कहते हैं। तो इसमें तो बच्चे ही इंजॉय करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो उन्होंने 4-5 दिन या एक हफ्ता, ये कई लोग तो बहुत पहले भी ले आते हैं, 2-3 हफ्ते ही। हाँ, तो वो जो उन जानवरों के साथ उनका होता है ना इंटरेक्शन, क्या बात है, वो पट्ठे खिलाना और फिर जानवरों के नाम रखना, और उनको लेके गलियों में फिरना, उनके साथ मेमोरीज बनाना, वो मेरा ख्याल है कि बड़ा उनके लिए एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है, जो हमने भी किया हुआ है जब हम छोटे थे। तो ये वाकई बड़ी ये ईद बच्चों की होती है, आप ठीक कह रहे हो। मुझे बताएं जवाद भाई, इसका एक ना पूरा माहौल होता है। अगर अभी आप आए होंगे, मतलब कि आज तो ईद कुर्बान कर लिया हुआ है सब लोगों ने, लेकिन अभी भी बहुत से लोग खरीदो फरोख्त करके जा रहे हैं। ये जो पिछले 8-10 दिन है, हर गाड़ी पे किसी ने बैल रखा हुआ और आते जाते पूछ रहे हैं हाँ भाई कितने का, हाँ भाई कितने का। तो आप इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आते जाते पूछते हैं हाँ भाई कितने की ली, या क्या मामला है? यार मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं तो बल्कि बड़ा अफसोस कर रहा हूँ आजकल। मुझे लगता है कि ये जो गरीब लोग हैं ना, इनके हाथ से कुर्बानी भी निकल गई है यार, ये बड़ी हार्श रियलिटी। और जो मिडिल क्लास है ना, वो भी बड़े ही ध्यान से अब कुर्बानी कर रही है। मैं एक ज़माने में ना, हमारे घर में हमने हिस्सा डालना शुरू कर दिया था, इसलिए नहीं कि पैसे नहीं थे, इसलिए कि यार वो जो सारा वो होता है ना मामला के किसाई बुलाना, हाँ, वो थोड़ा सा ना हमारे लिए कम्बरसम हो गया था, तो हमने वो छोड़ दिया। लेकिन अब तो लोग हिस्सा इसलिए डालते हैं कि उनको पैसे नहीं है, उनको पैसे नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं अभी कुछ 2-3 दिन से ये देख रहा था, बल्कि 4-5 दिन से, कि बाज़ारों में वो रश नहीं है जो हमारे जवानी के ज़माने में होता था, या इवन अभी कोई 5-10 साल पहले होता था। अब बहुत कम रश है और रात को जो खरीद की सकत है वो मेरा ख्याल है कि कम होती जा रही है। यार इनकम भी नहीं बढ़ी और सैलरीज नहीं बढ़ी, और साथ महंगाई हो गई, और साथ जो है मुझे लगता है गुर्बत भी बढ़ी है उसकी वजह से। अच्छा जवाद भाई, चूँकि आप चीज़ों को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, मैंने इस बार एक चीज़ महसूस की, बल्कि मैं पिछले 3-4 साल से ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि आपने बताया कि जैसे गरीब कुर्बानी की लिस्ट से निकल गया, वो तो अब कर ही नहीं पा रहा।
जो मिडिल क्लास है वो भी बड़ी एहतियात से कोई एक कमज़ोर सा मुनासिब सा जानवर देख के कि अगर उसकी कीमतें ख़रीद में वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी जो है वो हिस्सा डाल लेता है या फिर वो अगले साल के लिए जो है नियत कर लेता है। मैंने दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि एक फ़ैशन बन गया है, किसी का जानवर जी ये 25 लाख का है, ये जी 2 करोड़ का है, ये 25 करोड़ का है। बड़े अफसोस की ये बात क्या है। हमने बड़ी ईद के कॉन्सेप्ट के साथ किया क्या? देखो यार, हमने किसके साथ चीज़ के साथ नहीं किया। पाकिस्तान की जो कौम है ना, ये इसके अंदर एक तमाशबीनी आ गई हुई है, इसीलिए ये पॉलिटिकल तमाशबीनी भी कर रही है। ये किसी एक पार्टी के साथ दूसरी पार्टी एक दूसरे को गालम गलोच। मुझे लगता है कि हमने बसंत से लेके बकरीद से लेके छोटी ईद से लेके हमने हर चीज़ के अंदर इस हद तक इसको पहुंचा दिया है कंपटीशन को, और एक दूसरे को दिखाने की वो जो नुमाइश का जो अंसर होता है कि हमने जो चीज़ों की असल रूह है ना वो ख़त्म कर दी है। आप देखो, इवन हमने यहाँ तक किया है कि मज़हब जैसी खूबसूरत चीज़ जो हर एक का अपना एक बड़ा खूबसूरत मामला होता है, उसका और अल्लाह का उसको भी हमने मीडिया पे ला के वो ऐसे बना दिया है कि समझ नहीं आती मुझे कभी कभी कि यार ये प्रोग्राम इतने ज़्यादा ये क्यों किए जा रहे हैं, और पीछे आपको पता स्पॉन्सर के पैसे होते हैं। और इख्तलाफी नोट पे बात करना, हर इख्तलाफी नोट पे बात करना, बिल्कुल आपस में बजाय कि कोई जुड़त की बात की जाए, कोई इत्तेहाद की बात की जाए, मुख्तलिफ फ़िक़ा के लोगों को साथ बिठा देते हैं, एक इख्तलाफी सवाल कर देंगे और वो लड़ते रहेंगे। हाँ, वो लड़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों के अंदर मौजूद आ गई ये चीज़, लेकिन बकरीद पे नहीं आनी चाहिए थी यार। देखो अच्छा, जो आगे एक बड़ा मज़ेदार सवाल, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा इसको लाइट भी रखना है और थोड़ा सा हम सीरियस भी रखेंगे। मैं अभी एक प्रोग्राम करने गया, हमने एक जानवर खड़ा था, उससे पूछा कितने का, उसने कहा 2.5 करोड़ का। मैंने कहा 2.5 करोड़ तो इंसान सारी उम्र काम करके भी जो है बड़ा मुश्किल कमाना जो है ये मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में। आपको लगता नहीं कि मीडिया का कसूर है? सर मुझे लगता है मीडिया से ज्यादा ये जो शौकीन आ गए, जो हर जानवर की वीडियो और ये दिखाने लगे कि जी ये फलानी नस्ल है और ये वो, तो ऐसे कर लेते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का कसूर है कि लोगों ने इसको बस फैशन बना दिया है। और वो जो एक था ना इसके अंदर एक वो जो एक अच्छी चीज़ थी ना कि तकवा, हाँ, या कि किसी को बताना नहीं कितने का लिया, बस ये अल्लाह ताला ने दे दिया हम, तो वो ख़त्म हो गया। अच्छा जवाद भाई, चूंकि उसने 2.5 करोड़ मांगा तो मैं बड़ा पर्सनल सवाल पूछने लगा हूँ कि आपने अपने कॉन्सर्ट का सबसे हाईली चार्ज अगर आप बताना चाहें, क्या इसके करीब करीब था? यार हमारे फील्ड में कैश पे बहुत काम होता था। अच्छा, बहुत काम, अभी भी लोग यही करते हैं। बहुत ज़्यादा कैश पे काम होता है और उसका टैक्स वैक्स भी बड़ा कम दिया जाता है। अच्छा, पता कि आप कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो आप डिमांड करते हैं कि भाई इतने पैसे और कैश लेंगे। मैं तो देखो ना, अब कॉन्सर्ट कर नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, आप चूंकि फील्ड के हैं ना। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं, ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये कहने दो कि जो पीटीआई के आर्टिस्ट हैं ना सारे, वो बड़ी बातें करते हैं टैक्स की और करप्शन की और ये वो, और सारे के सारे कैश पे काम कर रहे होते हैं। देखो इस मुल्क में ना फैशन बन गया है बातें बड़ी बड़ी करना। वाला आर्टिस्ट क्या है ये, क्या आप उन्हीं का कह रहे हैं जिनका मैं समझ रहा हूँ? नहीं, ज़्यादातर जो मीडिया को सपोर्ट करते हैं। यार आप इसको छोड़ो, आप न्यूज़ चैनल में हो। मुझे एक दफ़ा एक बड़े एंकर ने कहा कि मुझे जो तनख्वाह मिलती है ना चेक में, वो कम होती है या दरमियानी आधी होती है, और आधी मैं अंडर द टेबल लेता हूँ क्योंकि उससे मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता और चैनल को भी पे करना पड़ता। लेकिन देखो ये हर फील्ड में है। हमारे मुल्क में ना बातें बड़ी होती हैं, करप्शन करप्शन करप्शन, और फिर ये कि जी ईमानदार होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है हमजा कि इसके अंदर से अगर आप मिडिल क्लास को कहोगे ना कि कुछ भी गलत नहीं करना, कुछ भी, मतलब कैश पे भी काम नहीं करना, उसका घर चलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए सिस्टम इतना बातिल है कि ये झूठ को प्रमोट करता है, ये धोखेबाजी को प्रमोट करता है, ये चाहता है कि लोग बेईमानी करें, और अगर आप सिस्टम नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा जवाब, सवाल हमारा ये था कि आपकी जो हाईएस्ट जो है कॉन्सर्ट की पेमेंट थी वो इसके करीब करीब थी? नहीं करीब, आजकल तो लोग बताते हैं हम इतने करोड़ लेते हैं। नहीं, ये तो कोई भी नहीं लेता, झूठ सारे बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। नहीं, ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े फनकार हैं वो हैं 3-4 हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है 2-3 है बल्कि। अच्छा, एक मेरा ख्याल है आतिफ असलम है। अब एक्चुअली सबसे पहले तो नाम देना चाहिए राहत फजली खान का, उसके बाद आतिफ असलम है, और मेरा ख्याल है शफकत भी शायद काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगता है, लेकिन शफकत को शायद इतने शोज़ नहीं मिलते जितने उन दोनों को मिलते हैं। लेकिन शफकत भी काफ़ी पैसे मांगता है, तो मुझे नहीं पता वो कितने में करता है। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं। हाईएस्ट
जो आपने अपने पीक पे कोई गाने का चार्ज किया हो या किसी कॉन्सर्ट का? यार मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैंने टैक्स दिए हुए ना, कि मैंने जैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता था ना, वो होता था करोड़ का हो जाता था। उस ज़माने में तो करोड़ भी बहुत ज़्यादा था, 50 लाख 75 लाख 1.5 करोड़। अच्छा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे होते थे और ये हम मिलते थे किसी कंपनी से, तो कंपनी चूँकि टैक्स दे के हमें देती थी, तो वो फिर हमें वो आप समझेंगे एक तरह से लीगल होता था हमारा। ठीक है। तो इतना पैसा तो मतलब देखा हुआ है, मिला हुआ है। जवाद भाई, चूंकि ईद का प्रोग्राम है तो मैं चाह रहा हूँ कि ईद के हवाले से भी थोड़ा सा बात की जाए कि आज की ईद में और जो बचपन की ईद थी उसमें क्या फ़र्क है, मतलब कि कोई आपने वाज़ह फ़र्क देखा? यार मुझे लगता है कि फिर वही बात, मैं तो यही कहूँगा कि पुरानी ईदें जो थी ना वो सादा थी, उसमें ये जो जिस तरह ये है ना जानवर ज़्यादा था, कुर्बान करना बच्चों के लिए, उसमें जो पहले 4-5 दिन होते थे एक्साइटमेंट होती थी, और मुझे लगता है लोग आपस में बैठते थे, बातें करते थे, गपशप मारते थे, और ईद वाले दिन लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे। मैं आपको सच बताऊँ हमजा, अब बिलीव करो, अब तो लोग एक दूसरे के घरों में भी नहीं जा रहे इतना जितना पहले जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती कि आप ईद वाले दिन देखो, एक शादी, एक ईदें, 2 जो हमारी हैं, और उसके बाद एक मौत, इसके अलावा लोग नहीं इकट्ठे होते, इन्हीं भी इकट्ठे होते हैं, आप चेक कर लो कभी। तो या चलो को बच्चे की पैदाइश पे थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत कम। जो है ना 4 चीज़ें हैं, 2 ईदें और मौत और शादी। मुझे नहीं लगता कि अब सिवाय शादी के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो कोई अब रह गई। फौतगी पे भी लोग फिर भी आ जाते हैं कि आ जाते हैं, लेकिन एक ज़माने में तो ऐसा होता था कि जो किसी को पता लगता था ना, दूर के बंदे को भी कि फौत हो गया कोई, तो वो पहुंच जाता था। और मुझे लगता है कि उसकी वजह यही थी यार। देखो आखिरकार तो मैं जा रहा होता ना सड़क पे, मेरे सामने मोटरसाइकिल वाला जा रहा होता, मैं देखता हूँ वो ना ऐसे वापस आ जाता है और उल्टा आ रहा होता है, और वो डेंजरस काम है। मैं सोचता हूँ क्यों आ रहा है, तो मुझे पता चलता है थोड़ी देर आगे जाके कि यू टर्न बहुत दूर है। अब यू टर्न इतना दूर होता है, वो कहता है कि यार मैं गरीब आदमी, 50 का पेट्रोल लग जाए। तो देखो यहाँ तक तो नौबत आ गई है, तो ये सोचना चाहिए हमें। अच्छा जवाद भाई, ईद पे कुर्बानी पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं? या पहले दिन ही करते हैं। पहले दिन। और खुद करते हैं या कोई कसाब वगैरह? नहीं, हम तो बड़े अरसे से जो है ना, मुझे मैंने आपको बताया कि वो हिस्सा हम। ठीक है, मतलब कि वो आप हिस्सा डाल लेते हैं तो उसका गोश्त आ जाता है। तो कुछ ख़ास पसंद करते हैं ईद पे या कोई गोश्त की बनी हुई चीज़? क्योंकि हम निसार चर्सी तिक्का पे बैठे हैं, अभी हम आपको लाले से भी मिलवाएंगे और फिर यहाँ का खाना भी आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। यार वो जो होते हैं ना वेजिटेरियंस और वेगन्स जो होते हैं, उनके साथ माजरत के साथ, क्योंकि उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं तो बहुत गोश्त खोर हूँ। अच्छा। तो मुझे तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा अच्छा जो गोश्त लगता है वो मुझे लगता है जो बीफ होता है। अच्छा। और बड़ा गोश्त। वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और उसके बाद मटन। अच्छा, मटन ज़्यादा खाता मैं मटन ही हूँ। ठीक है, ज़ाहिर बात है, मटन ही ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि बीफ में फैट बहुत होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। आज आपको इंशाल्लाह मटन बल्कि दुम्बा खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और चिकन जो है वो तो तकरीबन रोज़ ही कहीं ना कहीं वो ईद के वाले स्पेशल डिश जो आप कहते हो कि भजन आज ज़रा ये बनाए। मेरा ख्याल है कढ़ाई और जो टिक्के होते हैं और वो सीख कबाब, और अगर स्टेक बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वाह वाह वाह, मतलब कि घर में आपने पूरा शेफ वाला निजाम रखा हुआ है, घर में कोई अच्छा शेफ है? मतलब हमारी एक खातून है जो आती हैं हमारे घर में, वो हालांकि वो बड़े गरीब घराने से हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे ये चीज़ें सीखी हुई हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो कि वेस्टर्न है और कई दफ़ा किसी और मुल्कों की भी हैं, जैसे चाइनीज़ खाने होते हैं, उनमें भी बड़ी ख़ास डिशेज भी बना लेती हैं। अच्छा, तो ईद की क्या रूटीन है? क्योंकि हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है और उससे पहले आपसे गाना भी सुनना है, फिर हमने आपसे सियासी सवाल भी करने हैं और फिर आपको यहाँ का किचन भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, और आप फिर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको जो है बेहतर लगी, क्या चीज़ आप खाना पसंद करेंगे। मुझे बताएं ईद के दिन की क्या रूटीन है? यार वही है, नमाज पढ़ के फिर उसके बाद लोगों के साथ मतलब कुर्बानी वगैरह से फारिग होके, गोश्त वोश्त से फारिग होके फिर लोगों के साथ मिलना जुलना। मैं तो जाता हूँ। अब मेरे फादर की डेथ हुई है अभी रिसेंट। हाँ जी, 2023 में नवंबर में।
तो उसके बाद ना मैंने ये सोचा है, और मैं ये कर रहा हूँ, अब मेरे भाई भी कर रहे हैं, बहन भी, कि हम अपने जो रिश्तेदार हैं ना, जहाँ अब्बू जाते थे, कई दफ़ा हम नहीं जाते थे, हम उनके घर अब चले जाते हैं। मतलब कि आपको वालिदैन का चेहरा कहीं ना कहीं नजर आ रहा होता है किसी बुजुर्ग की शक्ल में। Exactly. अभी ईदी देते हैं बच्चों को, हाँ वो तो क्या आप यहाँ पे भी कहते हैं नहीं नहीं ये ईदी अच्छी चीज नहीं होती? नहीं, मैंने क्यों मैं कहूँगा बच्चों को तो पैसे देने चाहिए। हाँ अलबत्ता आजकल जो बच्चे खा रहे हैं ना, उनको ये कहना चाहिए कि खाओ कम से कम अच्छी चीज़ें। अगर आपने पैसे खर्च नहीं, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, वो कहते हैं ना कि खा लिया पा लिया ते हंडा लिया। और बड़ी खूबसूरत चीज़ है ये बात कि आपको जो पैसे हो ना, तो आप या तो खा लें उसका कुछ, या आप उसके कुछ अच्छी चीज़ पहन लें। मतलब पहनावे का मतलब ये कि जूता भी आ जाता है उसमें, और वो और भी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, और हंडा लिया। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे पैसे खर्चो जिसमें कोई मज़ा तो आए आपको। अगर कोई कपड़े खरीदने तो कपड़े पहनोगे तो सही। अब आप टॉयज लेना शुरू कर देते हैं, वो टॉय आपने 2 दिन बाद जो है वो तोड़ देना होता है या खत्म हो जाता है। टॉय लेगा मुझे पता है कि उसकी भी तो अपनी एक यार मुझे पता है, लेकिन देखो जितनी महंगाई अब हो गई है, माँ बाप का बेड़ा गर्क हो जाता है। अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे बच्चों को, तो ये खिलौने तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है गरीब शख्स जो है। और फिर जंक फूड बहुत खाते हैं बच्चे आजकल, और वो जंक फूड खाते जिस तरह बन रही, हमने उस पर बहुत से प्रोग्राम किए हैं कि वो अल्लाह माफ़ करे कोई वहाँ पे हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। तो आपको पता देता जी जी नहीं, मुझे अब तो नहीं देते, वालिद साहब देते थे। वालिद साहब हर सूरत में ईदी देते थे और तमाम बहन भाइयों को देते उनकी थे। कमी महसूस करते होंगे आप? बहुत ज़्यादा है। मेरी वालिदा की डेथ हो गई थी 2008 में, तो आप सोचो कि 2023 में वालिद साहब की हुई है, तो इसका मतलब है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 साल मैं वालिद साहब के साथ रहा हूँ। और मैं तो रहता भी वालिद साहब के साथ था। मेरा घर भी नहीं है, मैंने कभी घर नहीं बनाया, मैंने कभी फार्म हाउस वगैरह नहीं बनाया, मुझे शौक ही नहीं था, मेरा लालच ही नहीं था। तो मैंने कभी कोई बड़े बड़ी जगहों पे रहने का या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है इसलिए रखना कि कोई नुमाइश करूँ, इसका शौक नहीं है। आपने एक डाला रखा हुआ, उसकी कहानी आपसे सुनेंगे अगले प्रोग्राम के हिस्से में। आप कुछ कहने लगे थे कि क्या आपको पता है, आप वो सवाल कंप्लीट नहीं हो सका, आप शायद पीछे जंक फूड के वाले से कुछ कहने लगे थे। हाँ, मैं कहने लगा था कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 में से 1 जो है ना लोग, उसको डायबिटीज़ है, मतलब शुगर है। तो आप सोचोगे यार ये क्या मुल्क बनता जा रहा है। और आपको पता है बच्चों में अब शुगर आ रही है, क्योंकि बच्चे इतने शुगर खाते हैं, इतने शुगर खाते हैं। मैं माँ बाप को बल्कि कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के हवाले से कि अपने बच्चों को शुगर ना दें, उनको इतनी दें जितना एक बच्चे को चाहिए होती दिन में। उसने शुगर खाई, भाग दौड़ की और खत्म हो गई। सूरत में बहुत ज्यादा चीजें खाई जा रही है, उसमें जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, मेरा ख्याल है उसको देखने की जरूरत है। मीठी चीजें बहुत खाते हैं। जमात भाई, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मैं चाहूंगा कि अपना कोई बेहतरीन सा गाना जो आपका अपना फेवरेट हो। मैंने ना एक गाना गाया था आशा भोसले साहबा के साथ, वो गाना ही ईद का था, तो मैं वही गा रहा था। जी बिस्मिल्लाह। दिल के तार बजे सारे झूम उठे, खुशियों का है समा, लबों पे गीत लिए, दिलों में प्रीत लिए, खुश है सारा जहां। आज दिल की कहानी सुनाऊंगा मैं, कोई रोको मुझे ना के गाऊंगा मैं। झूमे है मेरा जिया, आओ धरती को रंग दे, रुत है मिलन की ओ साथिया। सतरंगी चुनरिया ओढ़े मेरी जान, आजा जरा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जवाद अहमद भाई मौजूद हैं और हमें इस ब्रेक में ज्वाइन किया लाला जमशेद ने, निसार चरसितिका के ऑनर हैं। और इन्हें जब पता लगा कि हम ईद के दिन प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ मेहमानों को ईद के लिए बुला रहे हैं, ईद उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आएँ। और मुझे यहाँ पे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे अपनी रानें
रोस्ट करवाने, राने बनवाने। तो लाला साहब से मुलाकात करते हैं। लाला जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसी माशाल्लाह ईद गुजर रही है? बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आपने इतना बेहतरीन सेटअप दिया। आप लोगों को खुश आमदीद के इतने दूर से मेहमान साहब इधर आ गए। जवाद भाई को हमने आज दावत दी कि आपने यहाँ पे आके जो है हमारे साथ ईद मनानी है, और जवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। मुझे लगता है नाज़रीन, ये जो कोई भी ऐसा शख्स जो आवाम के लिए काम करता है वो किसी भी सूरत में हो सकता है। जैसे ये खाना बना रहे हैं जवाद भाई की अपनी एक शनाख्त है, पहले ये बतौर सिंगर लोग जानते थे, अब बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जानते हैं। तो जहाँ पे इनकी अपनी फैमिली होती हैं, तो जो लोग इन्हें टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जानते होते हैं, वो भी एक फैमिली होती है और उसके लिए भी ख़ास वक्त निकालना पड़ता है। और इसी वजह से जवाद भाई से हमने दरख्वास्त की, तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह ज़रूर, वरना हालांकि ईद के दिन निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाला जी आप बताएं, आपकी ईद सही गुजर रही है? बिल्कुल। आप तो मैं ईद इधर ही कर रहे हैं। ईद रान रोज़ कोई गोश्त लेकर आया था, कढ़ाई बनाओ, कोई चबली कबाब बनाओ। लाहौरियों ने अभी पेशावरी खाना बहुत दिन ब दिन फेमस हो रहा है। अभी आपकी यहाँ पे क्या बेहतरीन डिशेस चल रही हैं? क्योंकि जवाद भाई ने हमें पहली ब्रेक में बताया कि गोश्त के लवर हैं और मटन बड़े शौक से खाते हैं। आज इन्हें आपको बताना है कि जो है ना दुम्बा बेहतरीन है मटन में। मटन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई, चपल कबाब, चांपे और रान रोस्ट। और स्पेशल एक हमारे एक मशहूर नाम है को निसार चरसी टिक्का बाबा, जो हमारा अंकल है पेशावर वाला। हाँ। टंग टंग के नाम से उसको जानते हैं लोग इधर। उस गोश्त को कोई नहीं जानता। टंग 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 ये टंग टंग है या टंग टंग है? टंग 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 ये क्या है टंग टंग? ये जो मछली का पीस होता है ना बकरे का, सारा मछली पीस सीखों में लगा के एक दो दफा मोहसिन नकवी साहब भी इसके शौकीन है। कि कौन? ये मोहसिन नकवी साहब। अच्छा। वो भी आता है पूरा, कहते हैं लाला एक दफा कोई 20-30 बकरों का बनाओ, मैं खुद खाने का। सोहेल वलाइद साहब भी मेरे पास आ गया खाने का। अच्छा। टंग 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 वही मछली, सारा मछली ये सीखों को में लगता है, सीखों में नमक के साथ ये बनता है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो जो मछली का गोश्त होता है ना वो थोड़ा सा और तरह का होता है, मतलब कि चिकनाई वाला होता है, बहुत जबरदस्त। और वो तो मतलब हाथ लगाए ना तो वो हाँ उस तरह जब हड्डी को उठाते इस तरह हिलाते वो गिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। जवाब भी आपको मैं देख रहा हूँ कि आप भी पूरे कसाई हैं, आपको पता है कौन सा हिस्सा किस तरह का होता है। अच्छा, एक चीज होती थी एक जमाने में, उसको कहते थे लबलबा। वो क्या होता था? अच्छा, इसी तरह एक होती थी लाल बोटी। ये लाल बूटी तो रान का अच्छी बूटी तो वो बना था। अच्छा, लबलबा वो मैंने उसको नाम नहीं सुना है। अच्छा। लबलबा मेरा ख्याल है कोई पंजाबी और ये इंडियन ना, है, क्योंकि ये थोड़ा ना सा हमारा जो है ना वॉल्ड सिटी जो है, मतलब जो भाटी गेट और इर्द गिर्द के जो वो इलाके ये हैं, पंजाब का स्पेशलिटी है। वहाँ पे ना वो कोई छोटा सा कोई ग्लैंड है जिसको वो ये कहते हैं, और फिर वो इतना सा होता है, उसकी बोटी होती है और वो नहायत मजेदार होती है। क्या बात मैंने है। खाई हुई है। अच्छा, मतलब कि आप फूड लवर तो हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने बताया कि गोश्त और बहुत ज्यादा मैं खाते तो हैं। इतना फूड लवर हूँ हमजा, के मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जंग जो है ना वो खाने के साथ है। अच्छा, कि यार कम खाना है, कम खाना। लेकिन आपने फिर अपने आप को इतना मेंटेन कैसे इसी रखा? तरह जंग लड़ के यार। नहीं, जो फूड लवर है वो तो इस वो जंग में बहुत कामयाब नहीं होता। नहीं, ये करना पड़ता है। देखो, मैं जब करता था ना मौसीकी, मैंने स्टेज पे चढ़ना होता था ज्यादातर शोज पे। मैंने एक गाना एनर्जी होता चाहिए होती थी, आपने उस पे जो है। तो मैं कई बार ना मोटा रहता खा के। उसके बाद मैंने वो देखता था अपने आप को टीवी पे, मैं कहता था यार ये क्या हो गया, और लोगों ने देखा होगा मैं बड़ा इतना बड़ा मेरा फेस हो जाता था। आप क्लीन शेव होते थे उसके बाद दोबारा मैं अपने आप को कम करता था। तो ये मेरे साथ लगा रहा है, पूरी जिंदगी लगा रहा है। सही। और अभी भी आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, आजकल मैं ये कर रहा हूँ कि शुगर कम से कम खा रहा हूँ, और मैं जो रोटी खा रहा हूँ ना वो मैं खा रहा हूँ चोकर की रोटी। अच्छा, वेरी गुड। वो जो बिल्कुल फाइबर्स के साथ जो होती है। एक्चुअली वो रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल है, हर कोई खा भी नहीं सकता। वो मेरे ख्याल थोड़ी सी ड्राई होती है, ड्राई होती है और वो सख्त सी होती है, वो टूट भी जाती है। लेकिन वो बड़ी जो है हेल्थ बेनिफिशियल है, मेरा ख्याल है कि उसके बड़े से फ़ायदे हैं। अच्छा लाला जी, आज आपके पास आए हैं जवाद भाई, हम तो आपके पास आते रहते हैं। जवाद भाई को आज लगना चाहिए कि ईद पे जो है ना स्पेशल खाना बना। बिल्कुल। आप मैं पहले जवाद भाई को मैं किचन पे ले जाऊंगा, किचन सारा दिखाऊंगा, उसके बाद जो इसको पसंद है वो खाना भी कहूँगा, उसने भी रिव्यू भी बताना है कि ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि हम आपको लाइव किचन भी दिखाएंगे। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरा जो घर है ना वो इनके इस मतलब ये इस जगह से जी। जो चस्सी टिक्का शॉप जो है इससे थोड़ा सा दूर है, मतलब मेरे ख्याल 10 मिनट भी नहीं होगा। तो मैं इनके पास पहले भी एक दफ़ा आया था। अच्छा। और इनसे मुलाकात भी हुई थी और खाना भी खाया था हमने आगे, बहुत मज़ा आया था। तो आज इंशाल्लाह स्पेशल होगा क्योंकि आज ईद का दिन भी है। और आप बताएं आज जवाद भाई को क्या खिला रहे हैं? कढ़ाई खिलाना है, पेशावरी चपल कबाब खिलाना है,
चांपे शौक है, चांपे हमारा चाहे। जवाद भाई आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं तो चांपे सबसे पहले खाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो शायद किसी ने कहा था कि वो शायद पुलाव भी है कोई, काबली पुलाव। काबली पुलाव भी है, रोश भी हमारा बोल में। अच्छा, वैसे इनका रोश और शुरू में खाऊंगा। हाँ, रोज चक्की में पका वो खाऊंगा। क्या बात है जी। हम नमकीन रोस्ट। इंशाल्लाह अभी किचन में जाते हैं और बल्कि वहाँ पे जो लाइव कुकिंग हो रही है वो भी दिखाएंगे। और मुझे इस तरह के सेटअप की ना कुछ चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो ये है कि आपके सामने बन रहा है। जवाद भी ये मेरा ख्याल है कि बड़ा जो है ना आप इत्मीनान हो जाता है कि आपके सामने बन रहा है, क्योंकि बाहर जो हो तो वो आपको पता ही नहीं होता कि क्या। इनकी शोहरत यही है। हाँ। ये निसार चरसी टिक्का जो है ना, इनकी जो है ये शॉप जो है, इसकी शोहरत यही है कि यहाँ पे Live cooking। सामने कुकिंग होती है। वो जब हम आए थे तो हमें बताया गया था कि ऐसे है। वो मेरे ब्रदर इन लॉ है आतिफ भाई, वो लेके आए थे हमें। ठीक है, हम इंशाल्लाह जो है लाला जी की जो है आज मेहमान नवाजी भी इंजॉय करेंगे और ईद का दिन भी सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि आपको किचन भी लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि लोग क्या क्या आके बनवा रहे हैं। जवाद भाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। जवाद भाई क्या सिर्फ खाने का शौक है या बनाने का भी शौक है? यार बिल्कुल बनाना नहीं आता। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि हर इंसान को खाना बनाना आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे यहाँ पे बस ये है कि मर्दों को शायद इस तरह की ट्रेनिंग एक तो होती नहीं है, दी भी नहीं जाती घरों में। उनको कहा जाता है कि तुम्हारा क्या काम है इसमें। तो बस इसी तरह मैं भी कुछ नहीं पका सका। मैं अंडा बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो मतलब कि हम जब आएंगे तो हमें अंडा ही मिलेगा और चाय। इंशाल्लाह जी जवाद भाई के घर जाएंगे, इंशाल्लाह इनसे जो है बहुत सी बातें मजीद भी करेंगे। अच्छा जवाद भाई मुझे बताएं कि बहुत से लोग अपने बहुत से फैसलों की बहुत सी कीमत अदा करते हैं। आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कौन सा ऐसा फैसला किया जिसकी आपको भरपूर कीमत अदा करनी थी? यार मैंने फैसला तो ये वाला जो था ना सियासत का, ये तो मैंने किया था जब मैं कॉलेज में था। अच्छा। और मेरे वालिदैन जो थे सियासियात के प्रोफेसर थे, तो मेरा शौक़ था सियासत। और मैं आम लोगों की हालत देख के मुझे बड़ा अफसोस होता था। मेरे वालिद साहब ना मुझे बताते होते थे अपनी डेथ से कोई 7-8 साल पहले से, वो मुझे बार बार ये बताते थे। तो क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में चला गया था तो वो चाहते थे कि यार मैं इसको ये बताऊं। तो बताते थे कि मेरी जो मदर है वो उनको कहती थी कि ये जो हमारा बेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव है, तो इसको बड़े ध्यान से पालना है हमने। अच्छा, मुझे वालिद साहब ने बाद में बताया ये, क्योंकि एक्चुअली हमजा बात यही है कि आपको पता है, मुझे गरीब आदमी को देख के ना, मुझे भूखे को देख के, मुझे परेशान आदमी को देख के, औरत आदमी बच्चा, मेरा ना दिल ख़राब हो जाता है, मेरी सारी खुशी ख़त्म हो जाती है। तो ये सेंसिटिविटी जो है ना, ये इसने मुझे बहुत ज़िंदगी में, आप ये समझो, नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे तंग किया है बड़ा। नहीं, जैसे कि मुझे ये लगता है कि मैं बताऊं, क्योंकि मैं आपको बहुत पुराना देख रहा था, फिर आप सियासत की तरफ आ गए। मुझे लगता है कि जो ये आप सियासत में आपने बाकायदा एंट्री ली, मुझे लगता है उसकी आपको बहुत सी कीमत अदा करनी पड़ी। अभी तक कर रहा हूँ यार। तो देखो क्या क्या मसाइल का सामना रहा? हुआ ये था कि देखो, जब आप आते हैं ना सियासत में, अब मैं यहाँ पे किन लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने देखा है कि कभी कभी मायरा खान जो है ना, वो उसका दिल करता है कि इमरान खान के बारे में कोई बात कर दे। इसी तरह और भी कुछ लोग हैं जो इमरान खान के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जो नवाज शरीफ और जो है ना आसिफ ज़रदारी और भुट्टो ख़ानदान जो है ना, मतलब शरीफ ख़ानदान भी और ये सब ख़ानदान, इनका एक मामला ये है कि जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने एक एक्ट्रेस थी जो PDI की सपोर्टर थी, उसको भी बुला के अवार्ड दे दिया अभी कुछ दिन पहले। तो वो ये भी कर लेते हैं। PDI का मामला कुछ और है। जिन लोगों की मैं नाम ले रहा हूँ ना, जो उनके सपोर्टर हैं, एक दिन सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर दें जो कि बिल्कुल सच्ची हो, भाई उसने भी तो बहुत गलतियाँ की हैं, फिर देखें उनका होता क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये फैशिस्ट है ना रवैया PDI का, इन्होंने देखा ये कि ये आदमी जो है करोड़ों लोग उसको जानते हैं, ये सियासत में आ गया, ऐसा कोई होता नहीं है, लोग करते नहीं ना ये काम, तो इसको तो फ़ौरन पकड़ लो। तो इन्होंने मुझे, एक तो वो वाक़या हुआ आपको याद है, मुझे स्टेज से कहा जी कि माइक पे आगे बोलना शुरू कर दिया। नहीं, उतार तो नहीं सके, माइक छीन लिया था शायद। हाँ, वो मैंने तो माइक पे बोलना शुरू कर दिया, मैं बात कर रहा था तो आगे बोलना शुरू कर दिया। वो ओहदेदार थे PDI के उस जगह के। फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे 3 काम किए। एक, ये मुझे रिपोर्ट करते थे हज़ारों की तादाद में, उससे मेरी रीच ख़त्म हो जाती थी। मैं मिलियंस में लोग मुझे देख रहे होते थे फेसबुक। मतलब आप कुछ भी लिखते थे या कोई भी वीडियो डालते थे, मिलियंस में लोग। यार एक ज़माने में इमरान खान के उस ज़माने में था, मेरा ख्याल है 7-8 मिलियन लोग थे उसके फॉलोअर पे, और मेरे थे सिर्फ
70,000 उस ज़माने में, मैंने नया नया अभी स्टार्ट किया था। आपको पता है इसके जो रीट्वीट्स होते थे वो 5-6 हज़ार होते थे ना, तो मेरे 3-4 हज़ार होते थे। अच्छा, आप सोचें क्या बात। और फिर ये क्योंकि मैं बात और नई कर रहा था ना, नई बात कर रहा था, एक नई पार्टी। अब हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने मुझे इस तरह किया, एक तो रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद लोगों कहते थे ब्लॉक करो इसको, फिर सबसे ज़्यादा ये कहते थे कि इसके नीचे जाके ना कमेंट्स में गालम गलोच करो। तो वो उस वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा नुकसान हुआ और इस वजह से ही अभी तक ये लगे हुए हैं। और अब तो इन्होंने जो इस जंग में जो पार्ट प्ले किया, इससे पहले जो इन्होंने अमरीकी साजिश का जो झूठा बयानिया बनाया था और भी बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया है पीटीआई ने। अच्छा, मेरा ख्याल है। भी आप जैसे बता रहे हैं कि आपको जैसे आपके सोशल मीडिया पे आके मतलब कि गालम गलोच या जो भी आप बता रहे हैं कि जो भी होता था, क्या ये आप उसका बदला उतारते हैं कि पता नहीं कौन सा मुल्क मैच जीता, आपने कहा फलां मुल्क मैच जीत गया, इमरान खान शर्म करो? नहीं, वो तो इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने पहले ये कहा था कि कोई मैच नहीं जीता पाकिस्तान, तो वो इसलिए नहीं जीता क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। यार ये भी देखें ना, ये कोई सियासत तो नहीं है। तो मैंने भी फिर कहा कि अब जीत गया तो फिर अब आप शर्म करें। अच्छा खैर, वो तो खैर लहदा बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी इमरान खान सियासत करे ना, सियासत जिसको सियासत कहते हैं, तो ये फसाद इंतशार छोड़ के ना पाकिस्तान के लिए सोचे। आप उनकी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? नहीं, मैं तो अपनी पार्टी है यार, लेकिन मैं कम से कम इतनी तनकीद जो मैं करता हूँ वो करना बंद कर दूंगा। हालांकि इमरान खान के साथ हमारा ना नजरियाती इख्तलाफ है। वो आपके दोस्त भी रहे हैं पुराने? दोस्त तो नहीं रहे, लेकिन मुलाकातें बहुत रही हैं। तो ये कहाँ पे जाके आप, मेरे से बड़े हैं ना, काफी बड़े हैं। तो ये कहाँ पे जाके आप इतना मतलब कि आप... यार वो बता तो रहा हूँ कि आपको रोज अगर गालम गलोच होगी, वो भी इतनी गंदी, तो आप कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? फिर आपको बताना पड़ता है। देखो होता पता क्या है, एक आदमी की पॉलिटिकल अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी होती है, और ख़ासतौर पर उस आदमी की जिसको लोग जानते हो। जब आप जाते हैं ना किसी ऐसे बंदे की पोस्ट पे और नीचे देखते हैं तो आप देखते हैं गालियाँ पड़ रही हैं। हालांकि आम आदमी, अब मैं इधर आया हूँ ना, सब लोग मुझे मिले हैं, किसी ने गाली नहीं दी, सब प्यार से मिल रहे हैं। ये खास लोग हैं जो चंद हज़ार लोग होते हैं जो आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि आप भी बदला ही ले रहे हैं? नहीं, बदला नहीं ले रहा। नहीं, आपने कहा क्योंकि मुझे गालियाँ बहुत नहीं, बिल्कुल बदला नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी को जब ये चैलेंज करते हैं तो मुझे फिर बताना पड़ता है कि भाई अगर ये ऐसा है ना, तो आप मुझे गालम गलोच अगर कर रहे हैं तो ये मामला ऐसे हैं इमरान खान के भी और पीटीआई के भी, जो कि मैं समझता हूँ कि उसको सच्चा साबित करना, नेक साबित करना, अच्छा साबित करना, ऐसा कोई मामला नहीं है। सारे ऐसे ही हैं। तो उससे काउंटर हो जाता है, उससे काउंटर होता है, मुझे पॉलिटिकली फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता मुझे। ठीक है, मतलब कि इससे ये आपकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है? स्ट्रेटजी इसलिए है ना क्योंकि ये जो छोड़ नहीं रहे, भाई आज छोड़ दें तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे इमरान खान पे बात करने की ज़रूरत क्या है? अगर आज इमरान खान अपने सोशो इकोनॉमिक एजेंडे पे बात करे, हम भी बात करेंगे। हम तो लेफ्ट इंक्लाइंड है ना, हम तो बाएं बाजू के लोग हैं, ये दाएं बाजू का आदमी है। अब अच्छा क्लैश हो जाएगा कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह अमीरों को पैसे देंगे, गरीबों को ट्रिकल डाउन होगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गरीबों के पास जाएंगे, डायरेक्टली लोअर मिडिल क्लास के पास जाएंगे। तो ये मुआशी जो जंग है, जो कि नजरियाती होती है, वो होनी चाहिए ना, सियासी जंग होती है। अभी हम जैसे प्रोग्राम से पहले बात करें तो आपने कहा कि यार ये बात आ जाए तो मैं भी छोड़ दूं, मतलब कि आप अगर पीटीआई आपको इस तरह ट्रोल करना बंद कर दे, आपको इस तरह टारगेट करना बंद कर दे, मैं तो कहता हूँ इशू से बात करेंगे, वो भी करें, हम भी करते हैं। तनकीद नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा यार। ठीक है, मतलब कि आप ये चाह रहे हैं कि ना वो जो है बिलो द बेल्ट बात करें, वो आके इस तरह से गालम गलोच ना करें, तो फिर आप भी ये जो इस तरह का सिलसिला है जिसमें आप रोज इमरान खान के हवाले से कोई बात करते हैं, आप भी नहीं, वो ग्लोरिफिकेशन ना करें इमरान खान की। देखें कोई इंसान फरिश्ता नहीं होता। आप जब किसी इंसान को ये कहते हैं ना कि ये फरिश्ता है, और फिर वो खुद भी आगे कहना शुरू कर दे मुझे तो खुदा तैयार कर रहा था, ये ज्यादती है। इस मुल्क के अंदर ये जज्बाती कौम है, ये मजहब के नाम पे ना एकदम वो हो जाती है। अभी भी देखें ना, अभी जो जंग हुई है, इसमें असल मसला क्या है, कौम ये समझती है कि कुफर और बातिल, मतलब बातिल और हक की जंग है, कुफर और हमारे मजहब की जंग है। ये कौम ही ऐसी है। जब आप इसको सियासत में मजहब में लगाएंगे ना, तो ये कौम फिर उस तरफ लग जाएगी, और फिर आपको ये पेश किया जाए कि मैं नेक, सच्चा, ईमानदार सब कुछ हूँ, इसलिए मुझे वोट दो। भाई वोट इसलिए नहीं मिलना चाहिए, वोट इसलिए मिलना चाहिए कि आप ये बताएं कि आप आएंगे तो आप करेंगे क्या।
किसी को क्या फर्क पड़ता है आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? और कौन अच्छा होता है सारा और कौन अच्छा होता है सारा बुरा? कोई भी नहीं ऐसा होता। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये हो जाए तो हम इशू से बात करेंगे। अच्छा जवाद भाई, हालिया जो ये एक जंग का माहौल बना तो वो आपके गाने दोबारा लोगों ने निकाल लिए, दोबारा सोशल मीडिया पे जो है चलने लग गए, और आपने क्या किया इन दिनों में, आपकी क्या मसरूफियत रही? यार मैंने जब, क्योंकि मैं ना एक काम कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा, ना किया है ना कर रहा हूँ, मैं बूट पॉलिश नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए। पार्टी बनाऊँगा तो इन लोगों के अवाम के सर पे बनाऊँगा। इसलिए जब मैंने जंग हुई ना तो मेरे सामने एक सवाल था कि मैं इसमें गाना, मेरा जो दोस्ती है, मेरा गाना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गाना है फ़ौज का, ये आपको पता है, लोग रोते हैं उसको सुन के, और ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत कि और आपकी काबिज थी मिलके? ये मेरी नहीं थी, ये इंटरफ्लो और पाकिस्तान टोबैको, उस ज़माने में ये एडवर्टाइजिंग कर सकते थे, अब तो कर नहीं सकते सिगरेट वाले, और प्लस जो है ये ISPR, इन्होंने ही बनाया था। गाना दोस्ती पे था, एक फ़िल्टर था एम्बेसी फ़िल्टर, आपको शायद पता हो, तो वो बनाती थी PTC, तो उन्होंने मुझे जो स्पॉन्सर किया था ना, तो उसका गाना था यही दोस्ती है, तो मैंने ये गाना बनाया था दोस्ती के ऊपर। इन्होंने इसका फिर एहसन रहीम और आमना खान ने इसका वीडियो ऐसा सोचा कि उसमें फौजी दिखाने थे, फिर ISPR से बात की, तो फिर ये एक प्रोजेक्ट बन गया। मैं तो अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, जब लड़ाई होगी इनकी ऐसी की तैसी, कोई हमारे मुल्क में आ जाए, मैं हम अपने फ़ौज के साथ खड़े होंगे उस टाइम पे। मैं सियासतदान नहीं खड़ा हूँगा, पाकिस्तानी खड़ा हूँगा, क्योंकि सियासतदान के तौर पे क्या खड़े होने की ज़रूरत है, वो वैसे ही हम उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है। अब उनसे काम थोड़ी लेना है हमने, या हेल्प थोड़ी लेनी है, सियासत अलग चीज़ होती है। लेकिन उससे फिर मैंने ये गाने किए और वो बड़ा फ़ायदा हुआ उसका। अच्छा एक लास्ट सवाल करना चाह रहा हूँ, उसके बाद ब्रेक में चलते हैं, और बल्कि अगली ब्रेक जो है इंशाल्लाह किचन में भी करेंगे। जवाद भाई, आपकी बहुत सी ऐसी बातें जो आप करते हैं उसको मजाक के तौर पे लेके वायरल कर दिया जाता है, मतलब कि आपने पीछे एक बात की, उस पर ये लोग अपनी तरफ से शुगर लगा रहे थे, अपनी तरफ से मजाक कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उससे पैगाम कहीं ना कहीं पहुंच रहा था। वो क्या बात थी भला? वो आपने शायद कहा था कि मैं सबसे मकबूल, वो क्या थी बात? यार देखो, यही तो मज़ेदार बात है ना, मैं कुछ कहता हूँ ये कुछ चला देते हैं। मैंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर मेरे जैसे लोग जिनके गाने गाँव देहातों में भी सुने जाते हैं, 2-4 आर्टिस्ट हैं। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप किसको मिली है आज तक? एक वाइटल साइंस, एक जुनून, और फिर मैं और अबरार। क्यों मिली है? इसलिए कि हमारे किसी ने बोतल बेचनी है तो उसको हम चाहिए, किसी ने सिगरेट बेचना है उसको हम चाहिए, किसी ने मोबाइल बेचना है उसको हम चाहिए, किसी ने नेस्ले का पानी या दूध बेचना है उसको हम चाहिए। ये सारे के साथ मैंने काम किया हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो ये इन सब ने भी किया हुआ है। बात ये है कि हमारे तरह के जो लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। अगर कोई आ गया है तो मैं ये कहता हूँ कि यार थोड़ा सा आप भी ख्याल करो, मैं तो आम लोगों की पार्टी बना रहा हूँ, तो शायद ये पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा होगा, क्योंकि ये बनती नहीं है। तो मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो, हाँ मैंने ये भी कहा था कि मेरे गाने दादी नानी भी सुनती थी, और ये बात ठीक है, मैं फैमिली वाला म्यूज़िक करता था, मैंने कभी बुरी बात नहीं की। आप मेरा एक जुमला को बता दें, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे जिन्होंने अजीब सी बातें भी की हुई हैं, हिट भी हो गए, मैंने नहीं की। और कॉन्टेक्स्ट में लेके वायरल किया गया। उन्होंने कहा जी कि पता नहीं, ये कह रहा है कि मैं सबसे मकबूल हूँ। मैंने कहा एक मकबूल आदमी सियासत में नहीं आता, तो मैंने तो इस तरह की बात। अच्छा जवाद भी यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और मेहंदी जो आपका सॉन्ग है मेरा बड़ा फेवरेट था, अगर आप गुनगुना देंगे तो हमारा जो ईद का दिन है उसको 4 चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकार, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवा, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद प्रोग्राम है तो हमने कहा कुछ ना कुछ खास होना चाहिए, तो जवाद भाई चूंकि फूड लवर हैं तो आए आपको ज़रा किचन भी विजिट करवाते हैं, और आपने हमें बताना भी है कि आप क्या जो है शौक से खाना पसंद करते हैं। प्लीज़। बहुत शुक्रिया।
खुशामदीद जी लाला किचन पे। भाई। हमारा जो ये अभी ईद के दिन है, ईद के दिन में हमने जो एक कस्टमर लेकर आते हैं रान रोस्ट, इस तरह रान रोस्ट आते हैं क्या जो हमारा बात है। पेशावर के ये क्या स्पेशल आपके पास किसी का रान आया कस्टमर हुआ? का है। नमक मंडी की वजह से भी तो मशहूर है ना लाला जमशेद नमक मंडी के मशहूर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ये देखें जी, आपको लाइव जो है रान को मसाला लगाना सिखा और रहे एक हमारा खास है कि कस्टमर के सामने लगाना है। किसी ने पक्की चिकन हमने सामने गोश्त का मुझे पता है। चावल कबाब का ठीक हर कह रहे चीज उसके सामने नमक हम लगाते हैं। नमक के बाद जो हमारा पेशावर का किसाख्वानी बाजार का मसाला है, अगर आप पेशावर गए हो, किसाख्वानी एक मशहूर बाजार है उधर, उसका हमने तकरीबन 50-60 मसाला बना के इसको पूरा मसाला लगाते हैं। मसाले के बाद इसको 2 घंटे मसाले में रखते हैं। 2 आदमी घंटे सीख मसाले ले में रखने, ठीक है। ये आखिरी मौका है। ये स्टीम देते हैं हम इसको हम देते हैं स्टीम। मैं तो बड़ी कदर करता हूँ। ये लोग इधर ऑयल में हमने स्टीम में पकाते हैं बिल्कुल। लाला अलग जी, ये टेस्ट होगा। कितना टाइम लग जाता है एक जो ये रान है इसको हम बनने में? कोशिश कर रहे हैं कि ईद में 1 दिन पहले, और तकरीबन ये 2 घंटे अभी मसाले में रखने हैं, 2 घंटे बाद इसको 2 घंटे स्टीम देना है। ठीक है, मतलब कि ये आपको अगर किसी ने रान रोस्ट करवानी है तो दोपहर में दे जाए और रात तक वो तैयार रात हो मिल जाएगा। अच्छा। और हमने ये ऑफर भी लगा कि आपने कुर्बानी कर दिया पूरे टाइम, 8 बजे हमने टीम रखा है, 8 बजे दे दो, 12 बजे तक आपको तैयार मिलेगा। अच्छा, वेरी गुड। ये मतलब कि बड़ी अच्छी सर, आज भी आपने पहला दिन था तो सर्विस दी है वाली? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 70-80 राने हमने मसाला भी लगा दिया, तैयार भी किया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, जवाब भी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हर शख्स को कहीं ना कहीं कुर्बानी के बाद ना कोशिश होती है कि यार मैं खुद बारबेक्यू ज़रा बनाऊं। तो मैंने जब भी इस तरह का कोई बड़ा पीस बनाने की कोशिश की है, ये तो अंदर से पक ही नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे ये मसला नहीं होता। इसका को बताएं थोड़ी सी। इसका अंदर हम मसाला लगाते हैं, 2-3 घंटे रखते हैं कि मसाला अंदर तक है। वो हम स्टीम में पकाते हैं, स्टीम में, फुल स्टीम में। कोई इसके स्टीम में लिए पकाते कोई हैं। इसकी कोई है मतलब कि कोई खास चीज़ का इस्तेमाल? ये इसका जाली जो है मैं चाहूंगा इधर दिखाएं जी, दिखाएं जी, स्टीमर में रखने लगे। ये स्टीमर, ये जाली है जवाब है जो नीचे पानी उबल जाएगा, इसका ठीक है। हमस के साथ ये पक जाता है 2-3 घंटे के अंदर। ठीक है। इसमें कोई जैसे कुछ सिरका या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं डालते, कचई पाउडर जिससे ये? ना वो चीज़ों को नहीं। आपने देखा नमक मसाला, उसके बाद ये खातिर किचन हमने रखना है, जो भी कस्टमर आना अपने सामने। ठीक है। और ये देख रहा हूँ कि साइड पे आटा लगा देते हैं। साइडों में आटा लगा दे दम बंद करने के लिए। इसमें भी कोई इसी तरह की चीज़ है? हाँ बकरे आटा लगा के इसको ढक्कन बंद करके 2-3 घंटे। और आप कस्टमर अपना गोश्त भी लेकर आते हैं, कढ़ाई लेकर आया, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कढ़ाई पको पके। अच्छा, आपने ना जवान भाई जो पसंद है ना उसको जो है लॉक करते जाना है, उसको लॉक करते जाना है। और हमारा एक स्पेशल है कि आप लोगों ने किसी ने आ जाए जी जी, जो भी आपने चीज़ें लॉक करनी है। ये जवाब साहब ये देखे, ये कस्टमर आ गया, इसमें 1 किलो 800-600, 1 किलो 860 ग्राम कढ़ाई है। अब ये कस्टमर ने आ गया, उसका नंबर लग गया, इसको हमने तैयार, वो गोश्त लेकर आया, सही साहब नाम हमारा उसका काट ये देते। गोश्त आया है, वो गोश्त आ गया, और आपको बनवाई के लिए आया है। बनवाई के लिए। तो आप बनवाई के चार्ज करेंगे सिर्फ? हाँ सिर्फ बनवाई का चार्ज। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा है। बहुत से लोग ईद के रोज़ जो है एक एक्टिविटी के लिए बाहर निकलते हैं, और घर में जाहिर बात है ख़वातीन भी दिन भर थकी होती हैं, तो ये एक अच्छा जो है ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आएँ, इनकी जो सर्विसेज हैं उनसे फ़ायदा उठा लें, और जो भी आप इनकी खिदमत करें, और उसके बाद आप बड़े सुकून से आके। मजेदार लग रहा है देखने में। अच्छा जवाब, एक चीज़ मैंने देखी है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखें इनका किचन सबसे फ्रंट पे है, रोड पे, कि हर शख्स किचन के अंदर आके देख सकता है कि मेरी कढ़ाई का प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है, और बड़ी सफाई रखी हुई है। और ये खास जो हमारा स्पेशल रोश है, दमपोख चक्की के अंदर पकता है, और ये गोश्त ये 2-3 घंटे के अंदर खुले में पकता है। ये हमारे स्पेशल इसमें होता है। मैं चाहूँगा ये जरा हटा के जरा जवाद भाई को तो दिखाएं। जवाद भाई पानी आ रहा है मुंह में। ये वाह 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 वाह। बात है। मैं आपको ये निकाल दो बस। ये हमारा जो चाम डाल दिया, एक आलू डालो, आलू तैयार हो रहा है इसमें। ये जी स्पेशल गोश्त लग रहा है। और लहसुन है वो बस। जवाब भी मेरा ऑर्डर बताएं। जो जी ये मैंने तो कहा है ना देख रहे हैं, कि- सारा चक्की है, चक्की में के अंदर बना हुआ है। जो अभी अब ये देखो, और इसका हाँ, खास हाँ, बात ये बिल्कुल। देखो, ये देख रहे, ये जरूरत नहीं, देखो बिल्कुल हलवा की तरह। वाह वाह वाह। क्या बात, लाला ये रोश है, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? बहुत ये भी 2-3 घंटे, 2-3 घंटे। वाह वाह वाह। अभी हम और जो इसमें है जो खास है लहसुन, यार चीज बिल्कुल इसके ऊपर जब हम काली मिर्च डालते वाह हैं, वाह वाह। ये मैं आपको बता, इसमें ना मसाला नहीं चीजें, हमारा पेशावरी मशहूर अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बोले ना बोलेगा, जो गोश्त नमकीन रोश लाहौर में मैं लेकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लाहौरी ने मुझे प्यार मोहब्बत दे दिया, अभी इतना जो इज्जत दे दिया, रमज़ान पे, ईद पे, हर जगह पे वेटिंग, अभी मुझे मजबूर कर दिया कि मैं 22 या 25 कनाल बनाऊँ,
लाहौर में एक नया बहुत खूबसूरत सा ब्रांच, और उसमें जिंदा बकरा भी रखना है। सब्र नहीं किया जा रहा। जिंदा बकरा भी क्या आप लगवाना चाहेंगे ताकि हम क्या लाला पसंद को आपको हुक्म है? यार मैं तो वो जो टंग है ना, अच्छा। वो जरूर चाहूंगा कि आप टंग टंग भी ट्राई करना खाई चाहिए। नहीं है, हाँ। ठीक है, और साथ रोश कर लें, रोश और चापे कर ले, क्या ख्याल है? तो मेरा ख्याल है कि अब हम ईद जो है अपनी बाकायदा मनाना शुरू करें। और जवाद भाई, और क्योंकि हमारे लिए टाइम निकाल के, जवाद भाई बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा मुझे सर, आपके थैंक यू साथ सो मच। और लाला जमशेद आपके साथ भी बहुत मजा आया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बहुत तरक्की हुआ आपको और मिले। अल्लाह ताला जो है हर शख्स के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जवाद भाई मेरे बड़े अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत सी चीज़ों में मेरा ख्याल है तब जब मैं इनिशियली इस फील्ड को स्टार्ट किया था, इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने बहुत सी चीज़ें समझाई भी, बहुत सी, मेरा ख्याल है आपने 1-2 बुक्स भी हमें दी और बताया कि ये पढ़ो, ये इस तरह किया जाता है, आवाज़ अच्छी है, इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो जवाद भाई से एक बड़ा प्यार वाला ताल्लुक है, और उसी में जब हम इन्हें रिक्वेस्ट करें कि जवाद भाई आपने ईद वाले दिन आना है, तो इन्होंने जो है हमारे अल्फाज को जो इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच जवाद भाई, आप आए, और अब जो है pleasure. मेरा ख्याल है कि खाने की तरफ बढ़ा जाए। जरूर, बहुत जरूर। शुक्रिया लाला जी, बराबर थैंक यू सो मच। जो लोग भी ईद पे यहाँ पे आके अपने कुर्बानी के जानवर का जो है वो रान बनवाना चाहते हैं, रोश बनवाना चाहते हैं, कुछ भी बनवाना चाहते हैं, वो इनसे रब्ता करें, वो इनसे रब्ता करके जो भी ये बताएंगे उस तरीके का फॉलो करें, तो आप ईद पे यहाँ पे आके अच्छे से खाना खा सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त बहुत से लोगों को बनाना नहीं आ रहा होता, तजर्बे करके उसको ख़राब कर रहे होते हैं, तो अगर आप अच्छा टेस्ट कुर्बानी के जानवर का खाना चाहते हैं तो इनकी प्रोफेशनल जो भी हैं सर्विसेज उनको हायर करें, आप यहाँ पे आएँ और बड़े अच्छे माहौल में बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये ईद का दिन था, और तमाम माँ बाप से एक बार फिर दरख्वास्त है कि अपनी नफ़रतों को और रंजिशों को भुला के अपने प्यारों को गले लगाएं। ईद सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नाम नहीं है, जो ये आपकी नफ़रतें हैं इन्हें भी कुर्बान करना सीखें, ये जो बुग़्ज़ है, ये हसद है, तो जो भी है अना है, इसको भी कुर्बान करना सीखें और अपने प्यारों को गले लगाएं। ईद का मौका है, ईद का त्यौहार है, खुशियाँ बांटें, गोश्त खाएं, आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने लें। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।